हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अभिषेक शुक्ला आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस विद बीएससी में स्वागत करता हूं। लास्ट क्लास तक हम लोगों ने संविधान की रूपरेखा को पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम लोग संविधान में प्रवेश करने जा रहे हैं। प्रवेश करने के पहले जब किसी पुस्तक को खोलते हैं तो उसके प्रवेश करते ही कुछ न कुछ विषय वस्तु लिखे रहती है। उस विषय वस्तु को हम लोग प्रस्तावना भी कह देते हैं, दो टूक भी कहते हैं। उसी प्रकार से हमारे संविधान का प्रस्तावना है, उद्देशिका है, और वो क्या कुछ है उसके बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा संविधान की उद्देशिका। तो ठीक है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, उद्देशिका को हम प्रस्तावना भी कह सकते हैं, दो टूक भी कह सकते हैं, आमुख भी कह सकते हैं, अंग्रेजी में प्रीएम्बल कहते हैं, अंग्रेजी में से प्रीएम्बल भी कह सकते हैं। तो ये प्रीएम्बल, ये उद्देशिका सबसे पहले हमारे संविधान में 1919 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत आई थी। 1919 के सबसे पहले अगर देखा जाए तो 1919 के भारत शासन अधिनियम में ये उद्देशिका सबसे पहले ये आई थी। उसके बाद हमारे देश के संविधान निर्माताओं के द्वारा, जिसमें मुख्य रूप से पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनके द्वारा प्रस्तुत किया गया संविधान सभा के अंतर्गत उद्देश्य प्रस्ताव, और वही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में जाकर के हमारी उद्देशिका के रूप में निर्मित हुआ। तो आप पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा क्या पेश किया गया? उद्देश्य प्रस्ताव। तो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया, उद्देश्य प्रस्ताव, ठीक है। उसी उद्देश्य प्रस्ताव पर संविधान सभा की सहमति होने के बाद हमें हमारे संविधान में उद्देशिका मिली। क्या है उद्देशिका? तो उद्देशिका को अगर रिसाइट करें, उसका वाचन करें, तो उद्देशिका इस प्रकार से बोलती है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आज तारीख 26 नवंबर 1949, जिसकी तारीख है मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2000 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित व समर्पित करते हैं। ये हमारे उद्देशिका का वाचन है। इस उद्देशिका से हमें क्या पता चलता है? तो इस उद्देशिका से हमें क्या पता चलता है, इस विषय पर आज हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो ये उद्देशिका देखा जाए तो हमारे संविधान में जो आई है, अगर प्रश्न आता है कि संविधान में उद्देशिका कहाँ से ली गई, तो सीधा सीधा उत्तर होता है अमेरिका के संविधान से ली गई। कहाँ से ली गई? तो अमेरिका के संविधान से ली गई। अमेरिका के संविधान से ली गई संकल्पना, अमेरिका के संविधान से ली गई। या अगर संकल्पना ना भी है, प्रश्न अगर ये है कि उद्देशिका कहाँ से ली गई, तो सीधे अमेरिका के संविधान से ली गई। लेकिन इसकी जो भाषा है, अगर प्रश्न इस तरीके से आ जाता है कि लेखन शैली या इसकी भाषा कहाँ से ली गई, इसकी भाषा कहाँ से ली गई है, तो भाषा ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भाषा मैच करती है, और जबकि संविधान में जो उद्देशिका का प्रारूप है वो अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। तो ये बात आपने देखी। इसके बाद अगर हम देखें कि प्रस्तावना जो है उसको हमारे संविधान के जानकारों ने, संविधान के निर्माताओं ने
क्या कुछ नाम दिया है, ये भी एग्जाम का एक बहुत बड़ा विषय है, बहुत बड़ा पॉइंट है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो अर्नेस्ट पार्कर जी ने उद्देशिका को संविधान की कुंजी कहा है। अर्नेस्ट पार्कर ने क्या कहा है? उद्देशिका को संविधान की कुंजी कहा है, संविधान की कुंजी कहा। के.एम. मुंशी विद्वेता, जिन्होंने हमारी उद्देशिका को भारतीय संविधान की जन्म कुंडली कहा, कि राजनीतिक जन्म कुंडली कहा है, भारतीय संविधान की राजनीतिक जन्म कुंडली कहा है, या राजनीतिक जन्म कुंडली ही कह सकते हो आप, कहा है। N.A. पालकीवाला ने, बहुत महत्वपूर्ण है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि पालकीवाला ने क्या कहा है। इन्होंने एक विशेष काम दिया, पहचान पत्र। उद्देशिका को पहचान पत्र कहा जाता है। किसका पहचान पत्र? संविधान का पहचान पत्र। संविधान को अगर आपको पहचानना है तो आप एक परिचय पत्र से, आप एक जरा सी लेखनी से आप जान सकते हैं कि संविधान में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो पहचान पत्र बताया। हमारे विधि के विशेषज्ञ, कानूनों के जानकार सुभाष कश्यप जी और ठाकुर प्रसाद भार्गव जी ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। संविधान की आत्मा किसने कहा? तो सुभाष कश्यप और ठाकुर प्रसाद भार्गव जी ने कहा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में उद्देशिका के बारे में क्या बोला, उसकी क्या टिप्पणी बहुत महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि संविधान निर्माताओं, जिन्होंने संविधान का निर्माण किया, संविधान निर्माताओं के मनोभाव या मनस्थिति को पहचानने की कुंजी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा निर्माताओं के मन स्थिति की कुंजी है। अगर हमें संविधान के निर्माताओं के मन की वो स्थिति जाननी है कि वो क्या देना चाहते थे संविधान में, उसकी एक कुंजी है क्या? उद्देशिका। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भी कहा है, क्या कहा? कि यह संविधान निर्माताओं के द्वारा दिया गया वह दर्शन है, संविधान निर्माताओं के द्वारा दिया गया वह दर्शन है जिस पर ये बताना चाह रहे हैं कि जिस पर सेनानी चले और संग्राम लड़े। जिस भी प्रकार से संविधान निर्माता चले और जिस पर लड़े, वही इसके अंतर उन्होंने दिया, ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के आधार पे संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, या संविधान की आत्मा पर थोड़ा कंफ्यूजन रहती है। तो यहाँ पे आपने देखा कि सुभाष कश्यप और ठाकुर प्रसाद भार्गव ने संविधान की आत्मा उद्देशिका को कहा है, और अगर ये नहीं भी इनका नाम आता है, अगर सीधे सीधे प्रश्न आ जाता है कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तब भी उत्तर उद्देशिका ही होता है। लेकिन अगर प्रश्न में इस तरीके लिख के आता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के आधार पर, या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। ठीक, तो इसका उत्तर क्या होता है? अनुच्छेद 32। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसको उन्होंने संविधान की आत्मा कहा। ठीक है, तो ये कुछ विधि विजेताओं के द्वारा दिए गए नाम हैं हमारी उद्देशिका को। इसके बाद अब उद्देशिका को जान लेते हैं, उद्देशिका की प्रकृति क्या है, उद्देशिका किस प्रकृति की है। तो उद्देशिका की जो प्रकृति है वो लीगली नॉन जस्टिफिएबल, यानी न्यायिक रूप से या न्यायोचित नहीं है। ठीक है, मतलब न्यायोचित नहीं या अन्यायोचित। इसका मतलब यह है कि इसके शब्दों का हवाला दे करके कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है। लीगली नॉन जस्टिफिएबल है, नॉन इन्फोर्सिएबल है, इसके आधार पर किसी को जस्टिस नहीं दिया जा सकता है।
न्याय नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि यह विधि विधेयताओं के द्वारा यह शायद संविधान का हिस्सा नहीं है। ठीक है, या है, आगे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जिस प्रकार समझे इसकी प्रकृति जो है वो लीगली नॉन जस्टिएबल है। दूसरी इसकी प्रकृति जो है वो नॉन इन्फोर्सिबल है। इसको इन्फोर्सिबल का मतलब है इसको कोर्ट के द्वारा लागू कराना, इसको नॉट इन्फोर्स बाय लॉ, यानी कानून के द्वारा इसको लागू नहीं कराया जा सकता है, नॉन इन्फोर्सिबल। तो संविधान की उद्देशिका की जो प्रकृति है वह नॉन इन्फोर्सिबल है, नॉन जस्टिएबल है। ठीक है, क्लियर। इसके बाद हम लोग आते हैं प्रकृति के बाद कि इस उद्देशिका से हमें क्या जानकारी मिलती है, हमें क्या जानकारी प्राप्त होती है कि उद्देशिका से हमें क्या मिलता है। तो सबसे पहली जानकारी उद्देशिका से ये मिलती है कि सबसे पहला शब्द है हम भारत के लोग, और अंतिम शब्द भी अगर आप देखें कि इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो अगर ऊपर देखें तो हम भारत के लोग हैं, यानी कहीं ना कहीं हमारा जो संविधान है उसका जो दायित्व है, यानी उसके संविधान के जो निर्माता है वो भी हम भारत के लोग हैं, और संविधान जिस पर लागू किया जाना है वो भी हम भारत के लोग ही हैं। ये इससे जानकारी प्राप्त होती है। यानी सर्वोच्च जो संप्रभुता है, सर्वोच्च जो संप्रभुता है वह हम भारतीयों की है, ये प्राप्त होती है जानकारी। ठीक है, तो पहली जानकारी जो प्राप्त हुई सर्वोच्च संप्रभुता भारतीय लोगों की। दूसरी जानकारी जो प्राप्त होती है कि संविधान किस दिन अधिनियमित हुआ है। प्रश्न आ जाए कि यह जानकारी कहां से प्राप्त होती है कि संविधान 26 नवंबर 1949 को ही अधिनियमित हुआ है, आत्मार्पित हुआ है। ठीक है, अंगीकृत हुआ है, अंगीकृत हुआ, अधिनियमित हुआ, आत्मार्पित हुआ। कब? तो बोला गया कि 26 नवंबर 1949 को। तो यह जानकारी प्राप्त होती है संविधान के उद्देशिका से, संविधान की अधिनियमित की तिथि की जानकारी प्राप्त होती है। तीसरी जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, संविधान की में क्या आखिर संविधान निर्माता देना चाह रहे थे। हमारे संविधान निर्माता हमको क्या देना चाह रहे थे, उनसे क्या आशा रख रहे थे। इन दोनों चीजों, यानी जो संविधान निर्माताओं का जो दर्शन है, जो फिलॉसफी है, जो संविधान निर्माताओं की फिलॉसफी है, दर्शन है, जो संविधान निर्माताओं की फिलॉसफी है, कहीं ना कहीं वो देना चाह रहे थे, उसको हम उद्देशिका से प्राप्त कर लेते हैं। तो दर्शन के अंदर दोनों चीजें आती हैं। एक तो क्या वो आकांक्षा रख रहे थे, ठीक है, और क्या आदर्श, यानी संविधान के क्या आदर्श हैं, और यानी क्या संविधान हमसे चाहता है और क्या हमसे मांगता है, क्या हमको देता है और क्या हमसे मांगता है। तो कहीं ना कहीं दर्शन जो है वो प्राप्त होता है हमें आपके संविधान के उद्देशिका से। ठीक है, तो दर्शन पर ही बात करते हैं। तो आप जरा देख रहे हैं, एक चीज अभी थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं कि संविधान की जो उद्देशिका है ये संशोधनीय है कि नहीं है। तो संशोधनीयता पर थोड़ी चर्चा करें। संशोधनीयता पर क्या संशोधन इसका किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। तो संशोधन करने या करने पर दो विचार है, एक राजनीतिक, एक विधि विशेषज्ञों का जो विचार है वो ये है कि हाँ संशोधन किया जा सकता है, जबकि राजनीतिक विश्लेषण करने वालों का विचार ये है कि इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। हाँ, जब ये कोर्ट में केस गया सबसे पहली बार 1960 में, जब सबसे पहली बार एक वाद आया बेरुवारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, बेरुवारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो वाद आया 1960 में, जिसमें पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने कुछ टिप्पणी की उद्देशिका पर, उसके संशोधन को लेकर के, और वो टिप्पणी संशोधन के निगेशन में थी। क्या टिप्पणी थी? बेरुवारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1960 के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बोला
कि उद्देशिका में, चूंकि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है, चूंकि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है, इसलिए इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। जैसे जैसा मैं बोल रहा हूं आप वैसा वैसा ही लिख लीजिए एज इट इज। बेरोवारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1960 के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि उद्देशिका भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं है, अतः इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। जो संविधान का हिस्सा ही नहीं है तो उसमें संशोधन की प्रक्रिया अपनाई नहीं जा सकती है। ठीक है, तो ये संशोधन नहीं किया जा सका। इसके बाद दूसरा वाद आया केशवानंद भारती वर्सेस केरल वाद। जब यह वाद सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पहुंचा, और आप लोग जानते हैं सुप्रीम कोर्ट अपने पूर्व में दिए गए निर्णयों को बदल सकता है। ठीक है, जरा कमेंट में बताइएगा किस आर्टिकल के अंतर्गत बदल सकता है। ठीक है, तो केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य वाद 1970 के अंतर्गत एक बड़ा जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का, और वो जजमेंट जो अपने ही जजमेंट को बदल रहा है और कह रहा है कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा ही नहीं है, अभिन्न हिस्सा है। उद्देशिका संविधान की अभिन्न अंग है, एक आईना है, एक दर्पण है, उसका हिस्सा है, हिस्सा ही नहीं, अभिन्न हिस्सा है, इसलिए इसमें संशोधन किया जा सकता है। अभिन्न हिस्सा है इसलिए संशोधन किया जा सकता है। और 1973 के सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट के बाद फिर हमारी संसद ने उद्देशिका में 1976 में 42वां संविधान संशोधन करके 1976 में 3 शब्दों को जोड़ा। 3 शब्द SSI। ठीक है, कौन कौन शब्द हैं तो आप देख रहे हैं, प्रभुत्व संपन्न, सोवरेन, सोशलिस्टिक यानी समाजवादी, और राष्ट्र की एकता और अखंडता। ठीक, तो राष्ट्र की एकता है, ये देख रहे हैं। तो इन शब्दों को सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट के बाद 1976 में 42वां संविधान संशोधन करके जोड़ा गया। ठीक है, तो इसका मतलब अब प्रस्तावना संविधान का अभिन्न हिस्सा है और इसमें संशोधन किया जा सकता है। दैट्स क्लियर। अब ये नहीं कि इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, अब संशोधन किया जा सकता है। हालांकि अभी तक एक ही बार संशोधन किया गया है, वो भी 42वां संविधान संशोधन, वो भी 1976 में, वो भी उसमें 3 शब्दों को जोड़ा गया। ठीक है, इसके बाद हाँ एक बात और आई है 1994 में सुप्रीम कोर्ट के सामने एक और वाद आया जिसमें एहसास बम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का वाद था। इस वाद के अंतर्गत एक टिप्पणी और बड़ी महत्वपूर्ण है संशोधन के संबंध में। वो टिप्पणी यह है कि अगर आप चाहते हो उद्देशिका में संशोधन करना तो ठीक है, करिए। उद्देशिका में संशोधन करते समय कहीं संविधान के मूल ढांचे में छेड़छाड़ ना हो, या मूल ढांचे में लिखी हुई किसी भी कानून का उल्लंघन उद्देशिका में हुआ संशोधन न करे, ऐसा सुप्रीम कोर्ट हमारे संसद से या विधायिका से चाहता है। ठीक है, तो क्लियर है ना। तो ये बात, यानी एक शब्द कह सकते हो मूल ढांचा। क्या शब्द कह सकते हो? मूल ढांचा। मूल ढांचे की अवधारणा जो है वो यहाँ पर इंगित हुई है कि मूल ढांचे के साथ में छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अब हम ये समझ पाए कि क्या उद्देशिका में संशोधन हो सकता है, तो हाँ हो सकता है, यानी संशोधनीयता इसमें है। ठीक, इसके बाद आते हैं हमारे उद्देशिका के दर्शन पर। उद्देशिका का जो दर्शन है, उद्देशिका यानी उद्देश्य, हमारे संविधान निर्माताओं का उद्देश्य क्या है, उनका क्या एम है, वो क्या चाहते हैं हमारे देश से, हमारे देश के लोगों से, तो वो क्या चाहते हैं। जैसा कि इसमें जिक्र नहीं किया गया है, अल्लादी कृष्णन अय्यर ने एक बात कही थी कि ये दीर्घकालिक आकांक्षा है। हम हमारे
भारतीयों से ये दीर्घकालिक आकांक्षा रखते हैं कि ये हमें दर्शन प्राप्त कराएंगे, यानी ये आदर्श और ये आकांक्षाएं हमें प्रदान कराएंगे। तो ये आदर्श क्या है? सबसे पहला आदर्श है प्रभुत्व संपन्न, प्रभुता संपन्न। दूसरा आदर्श है समाजवादी, समाजवादी। तीसरा आदर्श है पंथ निरपेक्ष। हम कैसे राष्ट्र की अवधारणा चाहते हैं? तो ऐसा राष्ट्र जिसमें प्रभुता संपन्न हो, जो प्रभुत्व संपन्न हो राष्ट्र हो, ऐसा राष्ट्र जो समाजवादी हो, ऐसा राष्ट्र जो पंथ निरपेक्ष को पर चलता हो, ऐसा राष्ट्र जिसमें लोकतंत्र हो, ऐसा राष्ट्र जिसमें गणतंत्र हो। तो क्या ये आदर्श पूरे होते हैं? तो अभी इस पर भी चर्चा करेंगे। और क्या आकांक्षाएं हमारा संविधान निर्माता हमसे चाहते हैं? तो वो आकांक्षाएं हैं न्याय। न्याय हो, किस प्रकार का न्याय हो? तो राजनीतिक भी न्याय हो, धार्मिक भी न्याय हो और आर्थिक भी न्याय हो। तो सारे प्रकार के न्याय हमारे संविधान में समाहित किए गए। न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता और एकता और अखंडता। देख रहे हैं ना? राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, तो स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, समता प्राप्त कराने के लिए उनमें व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करेंगे। बंधुता, बंधुता, फ्रेटर्निटी। तो ये जो आदर्श हैं, ये जो आकांक्षाएं हैं, हम इस पर चर्चा करते हैं किस तरीके से हमारे संविधान का निचोड़ इसमें दे दिया गया है और क्या प्रभुता संपन्न है। ठीक है, तो प्रभुता संपन्न, हम किस राष्ट्र को कहेंगे कि वह प्रभुत्व संपन्न हो चुका है? तो जरा इसको देखते हैं कि राष्ट्र वो क्या और भी होते हैं जहां पर प्रभुता संपन्न नहीं होती है? हाँ, बिल्कुल। जो राज्य की अवधारणा है कि राज्य कितने प्रकार का होता है राजनीतिक तरीके से तो ड्राइव करने के लिए, तो 3 प्रकार से होता है। राजनीतिक राज्य जो है वो 3 प्रकार का है। एक उपनिवेशवाद, प्रभुता संपन्न क्या है? सोवरेनिटी, सोवरेन, सोवरेन। एक है कॉलोनियल, कॉलोनियल यानी प्रभुता संपन्न हम कब होंगे? जब हम कॉलोनियल होंगे। या अधिराज, अधिराज मतलब डोमिनियन स्टेट, डोमिनियन। और प्रभुता संपन्न मतलब सोवरेन, सोवरेन। तो हम कब होंगे कॉलोनियल? कॉलोनियल का मतलब क्या है? कॉलोनियल का मतलब है जहां जगह नहीं है, आप लिख सकते हैं अपने कागज पे, अपने नोट्स में। कॉलोनियल का मतलब है जहां जिस देश में उस देश के नागरिकों के पास अपने निर्णय लेने की क्षमता ना हो। एक पॉइंट, अपने निर्णय लेने की क्षमता ना हो। दूसरा पॉइंट, उनके पास अपना संवैधानिक प्रमुख ना हो। ठीक है, तो 2 ही पॉइंट पर्याप्त है। एक क्या? अपना निर्णय न ले पाए, उनके पास अपना प्रमुख ना हो, या उनका प्रमुख कोई दूसरा देश हो। ठीक है, उनके पास अपना प्रमुख इसमें भी नहीं होता है, डोमिनियन में तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होती है। तो उनका प्रमुख जो हो उपनिवेशवाद में, उनका प्रमुख दूसरे देश का प्रमुख होता है उपनिवेशवाद में। अधिराज्य में क्या होगा? अधिराज्य में भी, अधिराज्य में पहला वाला पॉइंट बदल जाएगा, पहला वाला पॉइंट बदल जाएगा। पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? निर्णय ले सकते हैं। ठीक है, अपने निर्णय स्वयं लेते हैं। अपने निर्णय, उनके पास अपनी संसद भी हो सकती है, अपना विधानमंडल हो सकता है, अपने निर्णय स्वयं ले सकते हैं। लेकिन दूसरा जो पॉइंट है कि अपना संवैधानिक प्रमुख उनका नहीं होता है। दूसरा क्या है? संवैधानिक प्रमुख नहीं होता, संवैधानिक प्रमुख नहीं। ये संवैधानिक प्रमुख किसी दूसरे देश का होता है, डोमिनियन स्टेट में, डोमिनियन स्टेट।
और तीसरा जो संकल्पना है प्रभुत्व संपन्न, जो हमारा देश हमारे दर्शन में हमारे देश का में दे रहा है प्रभुत्व संपन्न, वो क्या है कि जहां निर्णय भी स्वयं वहां के विधानमंडल द्वारा लिए जाते हैं या संसद द्वारा लिए जाते हैं, वहां का संवैधानिक प्रमुख भी स्वयं का होता है। ठीक है, तो ये प्रभुत्व संपन्न यहाँ से क्लियर हो जाता है, यहाँ भारत एक प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है। दूसरी बात समाजवाद। समाजवाद अगर हम देखें, समाजवाद एक व्यापक अवधारणा है। समाजवाद कोई ऐसी अवधारणा नहीं जिसको हम आसानी से समझ पाए, एक व्यापक अवधारणा है। और उस व्यापक अवधारणा में हमारा जो समाजवाद है वो कुछ दूसरे प्रकार का है। तो अगर व्यापक अवधारणा को देखें तो समाजवाद जो है, अगर आर्थिक अवधारणा को देखें तो समाजवाद पूंजीवाद और समाजवादी में विभाजित है। पूंजीवाद वह व्यवस्था जहां आय और व्यय के संसाधनों पर, जहां आय और पूंजीवाद और समाजवाद क्या है, जहां आर्थिक, ठीक है हम बोल रहे हैं, आप लिखते जाइए, आर्थिक संसाधनों के वितरण पर राज्य का अधिकार, जहां पर आर्थिक संसाधनों के वितरण पर राज्य का अधिकार हो, वो है वो समाजवादी अवधारणा। और जहां आर्थिक संसाधनों के वितरण पर बाजार का नियंत्रण हो, वो है पूंजीवादी अवधारणा। तो आर्थिक संसाधनों के आय और वितरण पर जो अधिकार है वो भारतीय संविधान के द्वारा हमारे राज्य को दिया गया है आर्टिकल 39 के अंतर्गत। अनुच्छेद भाग 4 का अनुच्छेद 39 का बी, भाग 4 का अनुच्छेद 39 का बी, जो कि एक नीति निर्देशक तत्व है, डीपीएसपी है, जो कहता है कि राज्य इस तरीके से हमारे आय और व्यय का, आय और आर्थिक संसाधनों का वितरण करेगा कि उसमें कोई असमानता न रहे। दूसरी बात भी ये कहता है, आर्टिकल 39C कहता है कि उसमें किसी प्रकार की समस्या ना हो, किसी प्रकार की क्षति ना हो। ठीक है, तो ये 39 का बी और सी आर्थिक संसाधनों को वितरण के लिए राज्य को ये दायित्व देते हैं। ठीक है, तो इससे एक स्पष्ट होता है कि भारतीय व्यवस्था समाजवादी है, दूसरी व्यवस्था पूंजीवादी, जहाँ पर बाजार का नियंत्रण होता है। आजकल ज़्यादातर राष्ट्र इसी की तरफ बढ़ रहे हैं और भारत भी कहीं ना कहीं इससे छूटा नहीं है। उसका कारण है 1991 के पहले तक पूरा विश्व लगभग दो धुरियों में था। एक धुरी थी सोवियत संघ की और एक धुरी थी अमेरिका की। 1991 में सोवियत संघ के विघटन हो जाने के बाद, जो सोवियत संघ का विघटन हो गया तो धुरी क्या बची? एक ही बची। सैन्य गठबंधन समाप्त हो गया सारे, केवल नाटो गठबंधन रहा। वर्षा की संधि हो गई द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। तो अब बचा क्या? केवल अब अगर देखें तो बाजार पर पूरे विश्व पर जो दो फाड़ हैं अब नहीं है, एक ही प्रभुता है, वो भी है अमेरिका की, और अमेरिका है पूंजीवादी। तो कहीं ना कहीं अमेरिका का जो बाजार नियम है, जो अमेरिका की का सिस्टम है, प्रणाली है, तो पूरे विश्व में आज धीरे धीरे पहुंच रही है और उससे भारत भी छूटा नहीं है। 1991 में भारत ने भी इसी व्यवस्था को अपनाया। 1991 में भारत ने किस व्यवस्था को अपनाया? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को नहीं, लेकिन लिबरलाइजेशन को अपनाया। लिबरलाइजेशन जिसे एलपीजी सिद्धांत कहते हैं, एलपीजी सिद्धांत, एलपीजी, लिबरलाइजेशन उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन
और ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, निजीकरण, तो इससे भारत भी छूता नहीं रहा और भारत ने 1991 में अपनाया, और अगर अपनाता नहीं तो कहीं ना कहीं भारत विश्व की उस आर्थिक दौड़ में पिछड़ जाता, जो कि नहीं चाहिए था समय की स्थिति को देखते हुए। लेकिन इस पर भी हमारे विधि वेत्ताओं का, हमारे बहुत सारे मनीषियों का ये विचार है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने डीएस नकारावाद में, सुप्रीम कोर्ट ने डीएस नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया बाद में, डीएस नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत का समाजवाद, आप ऐसे एज इट इज लिख लीजिए, भारत का समाजवाद एक अलग प्रकार का समाजवाद है, जिसमें मार्क्स का समाजवाद नहीं है। जो अलग प्रकार का समाज है उसमें गांधी व नेहरू के विचारों से प्रेरित है। तो कहीं ना कहीं ये समाजवाद ऐसा है जिसमें हमारे भारतीय जनता का हित भी देखा जा रहा है। पूंजी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, पूंजीवाद की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन समाजवाद को भी छोड़ नहीं रहे। आप देखिए अभी कोरोना काल है, अब देखिए अभी पोलियो के ड्रॉप है, मुफ्त में दिला रहे हैं, कोरोना की वैक्सीन मुफ्त में दिला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं समाजवादी व्यवस्था है, राशन, कनेक्शन, तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं हैं जो ये इंगित करती है कि हमारी व्यवस्था आज भी समाजवाद और भविष्य में भी समाजवादी व्यवस्था रहेगी। तमाम प्रकार की योजनाओं से हम इसको देखते हैं। और डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, तमाम सारी चीज़ें हैं जो हमारे राज्य को प्रेरित भी करती हैं कि समाजवादी स्थितियाँ बनी रहें। ठीक है, तो ये हुआ समाजवाद कि हमारा देश समाजवाद है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा डीएस नकारावाद। इसके बाद तीसरी अवधारणा है पंथ निरपेक्षता। तीसरा आदर्श है पंथ निरपेक्षता। भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है। पंथ निरपेक्ष क्या होता है? तो पंथ निरपेक्ष से पहले जानने के लिए हमें धर्मनिरपेक्ष जानना पड़ेगा, और धर्मनिरपेक्ष जानने के साथ साथ हमें जानना पड़ेगा क्या और भी कोई व्यवस्था होती है। तो अगर धार्मिक व्यवस्थाएं देखी जाए, अगर धार्मिक आधार पर राष्ट्रों की को चलाने की व्यवस्थाएं देखी जाए, तो 3 प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं। 3 प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं। थोड़ी सी जगह बना लेते हैं। 3 प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। कौन कौन सी व्यवस्था है? एक है थीस्ट, एक है अथीस्ट और एक है सेकुलर। एक है ईश्वरवादी, एक है अनीश्वरवादी और एक है निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष। 3 प्रकार की व्यवस्थाएं दुनिया में हैं, या दुनिया के लोग हैं या दुनिया के राष्ट्र हैं। दुनिया के राष्ट्र इन 3 प्रकार की व्यवस्थाओं में चलते हैं। एक वो राष्ट्र जो क्योंकि हम राष्ट्र के बारे में पढ़ रहे हैं, तो एक वो राष्ट्र जो ईश्वरवादी राष्ट्र है, यानी वो अपने देश के संविधान में या देश को ड्राइव करने के लिए धर्म की उक्तियों को या धर्म की अवधारणाओं को लेते हैं, यानी धार्मिक रूप से देश को चलाते हैं। ठीक, धार्मिक तरीके से देश को चलाना, यानी देश को चलाने के लिए धर्म के उक्तियों का इस्तेमाल करना, धर्म की विषय वस्तु का इस्तेमाल करना। दूसरे देश हैं जो धर्म के खिलाफ है, जहां पर धर्म का, ऐसा देश कौन सा? जो ईश्वरवादी है। वेटिकन सिटी एक एग्जाम्पल है सर, वेटिकन सिटी, ठीक है, और भी एग्जाम्पल है। अनीश्वरवादी वो देश जहां पर कोई भी प्रकार के धर्म का इस्तेमाल नहीं होता, जहां पर धर्म के विरोध में है, धर्म का
राजनीतिक तरीके से कोई इस्तेमाल नहीं या विरोध कह सकते हैं, तो ऐसा देश एग्जाम्पल चीन ले सकते हैं। ठीक। और धर्मनिरपेक्ष का क्या मतलब है कि हर धर्म का तो सम्मान है, हर धर्म का धर्म व धर्म की अवधारणाओं का सम्मान, धर्म की उपासना का सम्मान। आप देख रहे हैं ना, लिखा हुआ है उपासना विश्वास वगैरह सबके धर्म की अवधारणा का सम्मान, लेकिन राजनीतिक व्यवस्था को चलाने के लिए उसका कोई इस्तेमाल नहीं। ये है धर्मनिरपेक्ष। अब धर्मनिरपेक्ष आप जान गए हैं, तो पंथ निरपेक्ष क्या होता है? तो पंथ निरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष की और व्यापक अवधारणा है। अगर हम पंथ निरपेक्ष की बात करें, तो पंथ निरपेक्ष क्या है? ये एक और व्यापक अवधारणा है। एक धर्म से कई सारे पंथ निकल सकते हैं, एक धर्म से कई सारे पंथ निकल सकते हैं। तो उन सभी पंथों से, पंथ का मतलब जैसे मान लीजिए कि हिंदू धर्म है, उसमें कोई शैव है, कोई वैष्णव है, तो तमाम प्रकार के पंथ ऐसे सभी धर्मों में होते हैं। कोई एक व्यक्ति एक ही प्रकार के पंथ को मानता है, दूसरे का विरोध करता है, जानते भी। तो उस सारे प्रकार के पंथों का, धर्म का ही नहीं, उन सारे प्रकार के पंथों का क्या है? निरपेक्षता है। ये धर्म से विभाजित हुए तमाम पंथों को भी कोई भी जगह नहीं दी जाएगी हमारे राजनीतिक व्यवस्था। ठीक है, हाँ, उनका सम्मान होगा, उसकी स्वतंत्रता होगी, उपासना की स्वतंत्रता होगी, आपको मानने की स्वतंत्रता होगी, किसी पंथ को मानेगा। आप पेड़ को माननी चाहिए, अपने पेड़ को ईश्वर बना लीजिए, नदी को ईश्वर बना लीजिए। ठीक है। लोकतंत्रात्मक व्यवस्था, लोकतंत्र है, यह निर्भर करता है कि उस देश में संवैधानिक, उस देश कैसा हो, उस देश में संविधानवाद हो। अगर लोकतंत्र है तो इसका मतलब है वहां पर संविधानवाद होगा, और किसी भी देश में अगर संविधानवाद है तो इसका मतलब वहां पर कुछ चीजें बिल्कुल होनी ही चाहिए। एक तो स्वतंत्रता, वाक स्वतंत्रता, बोलने की आजादी, वाक लोकतंत्र का ये मुख्य पर्याय है। वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, क्योंकि दिया गया है। विधि का शासन है, विधि का शासन, सामाजिक भेदभाव ना हो, लैंगिक भेदभाव ना हो, सामाजिक न्याय मिले, लैंगिक न्याय मिले, ये सारी अवधारणाएं हो। स्वतंत्र न्यायपालिका हो, फ्री और फेयर चुनाव हो, ये सब अवधारणाएं हैं लोकतंत्र की, संविधानवाद की। संविधानवाद है तो लोकतंत्र है। निश्चित है कि भारत में ऐसा है, आर्टिकल्स में कानून है, उसी पर चल रहा है, उन्हीं कानूनों पर देश चल रहा है। इसके बाद पांचवी जो आदर्श है हमारे संविधान का, वो है गणराज्य। तो गणराज्य क्या होता है, या गणतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र क्या होता है? लोकतंत्र तो बताइए। लोकतंत्र, गणतंत्र। तो गणतंत्र क्या है? गणतंत्र के अलावा कोई व्यवस्था हो सकती है? हाँ, बिल्कुल होती है, राजतंत्र होती है। राजतंत्र, तो गणतंत्र और राजतंत्र में क्या फर्क है? गणतंत्र और राजतंत्र में ये फर्क है कि गणतंत्र में संवैधानिक प्रमुख वंशानुगत नहीं होता। ये क्या है? संवैधानिक प्रमुख वंशानुगत नहीं। और जबकि यहां पर क्या है? राजतंत्र में संवैधानिक प्रमुख वंशानुगत। संवैधानिक प्रमुख चूंकि वंशानुगत नहीं है और इसका चुनाव होता है,
और चुनाव होता है तो निश्चित कार्यकाल होता है, तो निश्चित कार्यकाल। और यहाँ क्या है, कोई निश्चित कार्यकाल नहीं, जब तक जी रहे हो तब तक आप शासन करो, ठीक है। तो निश्चित कार्यकाल नहीं, देख सकते हो, एक राष्ट्रतंत्र की व्यवस्था है। तो गणतंत्र का मतलब मुख्य यही है कि वहां का संवैधानिक प्रमुख वंशागत नहीं होगा, वहां का संवैधानिक प्रमुख एक निश्चित कार्यकाल होगा, वहां का संवैधानिक प्रमुख जनता के द्वारा तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होगा भारत में, ठीक है। तो ये हुआ आपका 5वें प्रकार के आदर्श। अब अगर देखें दर्शन की बात करें, आदर्श तो हमने स्थापित कर दिए, आइडिया स्थापित कर दिए, इसमें हमने सॉवरेन, सोशल स्टेट और आपकी सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड गणराज्य यानी रिपब्लिक, ये व्यवस्थाएं हमने स्थापित कर दी। अब दर्शन को देखते हैं। ये दर्शन कहता है कि ये चीजें हमारी जनता को मिलनी चाहिए। देखिए जरा कह रहा है हमारा उद्देश्य क्या कह रही है, क्या कह रही है कि व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता, याद रखें, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, व्यक्ति विश्वास, ये सब। तो हमें क्या चाहिए, न्याय। तो क्या न्याय मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। कैसा न्याय? तो सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय आर्टिकल 14 के अंतर्गत, आर्टिकल 15 के अंतर्गत, 16, 17, 18 के अंतर्गत। विधि का शासन, विधि के समक्ष समता 14, 15 के अंतर्गत बोला गया, आप जाति, लिंग, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा, अस्पृश्यता का अंत, उपाधियों का अंत, इस प्रकार से सारे प्रकार आपको न्याय दिए जा रहे हैं। ये राजनीतिक न्याय हो गए, ये आर्थिक न्याय हो गया, ठीक है, आर्टिकल 39 के अंतर्गत पढ़े थे, और ये हो गए आपके राजनीतिक न्याय। तो ये न्याय की बात होगी। स्वतंत्रता की अगर बात की जाए तो हमको स्वतंत्रता मिली आर्टिकल 19 के अंतर्गत, आर्टिकल 25 के अंतर्गत। समता की बात करें, समता आर्टिकल 14 के अंतर्गत। बंधुता की बात करें तो आर्टिकल 14, 25 के अंतर्गत बंधुता, फ्रेटर्निटी बढ़ाने के लिए। एकता और अखंडता की बात की जाए तो एकता और अखंडता को हमारे संविधान के मौलिक कर्तव्यों में रखा गया। तो इस प्रकार से जो दर्शन है वो भी हमारे संविधान में नहीं थे। संविधान की उद्देशिका आज हम लोगों ने विस्तृत रूप से समझने का प्रयास किया। इसमें एक चीज आपने देखा कि जो 3 शब्द जोड़े गए थे, SSI, SSI में जो 2 एस हैं, एक क्या था, पंथ निरपेक्ष, एक संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न और समाजवादी और अखंडता। तो इसमें जो 2 एस हैं या ये जो 2 शब्द हैं, ये हमारी आपको आदर्श को इंगित करते हैं, ये आदर्श को इंगित करते हैं और ये इंगित करते हैं आकांक्षा। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि 42वें संविधान संशोधन में उद्देशिका में कितने आदर्श जोड़े गए? तो आदर्श 2 जोड़े गए, प्रभुत्व संपन्न और समाजवादी, और एक आकांक्षा जोड़ी गई, वो है राष्ट्र की एकता और अखंडता, राष्ट्र की अखंडता, ठीक है। एकता तो था। तो कहने का मतलब है कि ये आज हम लोगों ने उद्देशिका प्रस्तावना 2 टूक आमुख को विस्तार से अध्ययन किया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो आप सभी लोग अपने मित्रों को भी शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, नमस्कार।